हेलो बच्चों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अनुज विश्वकर्मा। बेटा, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने हाइड्रोकार्बन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस कर लिए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 18 टू ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो थियरीज भी होंगे वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन carbon ion is present in which of the following orbitals। कह रहे हैं कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा है जो कार्बन आयन पे, ये किस ऑर्बिटल में होगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो कार्बन आयन का ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कहाँ पे। तो बेटा अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो वही इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड से निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब बॉन्ड पेयर देखो बेटा यहाँ एक है और लोन पेयर कितना होगा, एक, क्योंकि ये जो निगेटिव चार्ज है किसकी तरफ बिहेव करेगा, लोन पेयर की तरह। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 2 हो गई तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो निगेटिव चार्ज है वो कहाँ। तो बेटा आपने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा होगा कि जब दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, जब दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे तो एक जो बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले ऑर्बिटल में होगा और जो लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले ऑर्बिटल में होगा। ये दोनों कौन से हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो बॉन्ड पेयर वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस ऑर्बिटल में होंगे और जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस ऑर्बिटल में होगा। और लोन पेयर क्या है, यही निगेटिव चार्ज है। इस वजह से जो निगेटिव चार्ज है वो कहाँ होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन एसिटिलीन की रिएक्शन करा रहे हैं सोडामाइड फॉलोड बाय इथाइल ब्रोमाइड, तो प्रोडक्ट X बन रहा है। फिर इस X पे वापस से सोडामाइड की रिएक्शन करा रहे हैं फॉलोड बाय एल्किल ब्रोमाइड, तो Y बन रहा है। तो पूछ रहे हैं X और Y क्या होंगे, देखते हैं क्या होंगे। ये हो गई आपकी एसिटिलीन। फर्स्ट स्टेप में जब इस पे हम सोडामाइड की रिएक्शन कराते हैं तो आपको पता है सोडामाइड क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये एसिटिलीन के एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और आपका स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। क्लियर। अब इस पे क्या होगा, एल्किल ब्रोमाइड एक्ट करेगा, सोडियम ब्रोमाइड क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और ये इससे जाके जुड़ जाएगा। स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। ये हमारा जो कंपाउंड बना वो क्या है, X है। और इस X का नाम क्या है, नेमिंग कर लेते हैं, नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4। तो इसको क्या हम 1 ब्यूटाइन कह सकते हैं, 1 ब्यूटाइन। X हमारा बन गया। अब ये कह रहे हैं कि X पे वापस हम किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, सोडामाइड की। तो X की रिएक्शन किसके करा रहे हैं, सोडामाइड की। तो बेटा ये हो गया आपका X। इस पे वापस से जब हम सोडामाइड डालेंगे तो ये क्या करेगा, फिर से एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा और सोडियम यहां ज्वाइंट हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है। अब इस पे वापस क्या करेंगे, इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराएंगे, NaBr एलिमिनेट हो जाएगा और ये इससे बाइंड अप हो जाएगा और हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब इसका IPSC नाम क्या होगा, नंबरिंग आप चाहे जहां से भी कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसका IPSC नेम होगा 3
हेक्साइन। क्या, तो ये हमारा हो गया y और ये हो गया हमारा x। तो x की वैल्यू क्या है 1 ब्यूटाइन और y क्या है 3 हेक्साइन, जिसमें ये मैच करेगा वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिएक्शन विद HCl an alkene react in accordance with the Markovnikov's rule to give a product 1-chloro 1-methyl cyclohexane, the possible alkane is। कह रहे हैं कि ये 3 एल्केन दी गई हैं, जब इस पे हम HCl की रिएक्शन कराते हैं तो वो कह रहे हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन कराने पे हमें 1-क्लोरो 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन मिलना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है। पहले तो बेटा जान लो कि मार्कोनिकॉफ रूल होता क्या है। देखो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि अगर किसी अनसैचुरेटेड कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। ये क्या होता है हमारा मार्कोनिकॉफ रूल। इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन दोज अनसैचुरेटेड कार्बन where more number of हाइड्रोजन प्रेजेंट। ये मार्कोनिकॉफ रूल कहता है। तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से HCl को जोड़ते हैं। इसमें H क्या है H प्लस ये है इलेक्ट्रोफाइल और Cl माइनस क्या होगा आपका न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड होगा वहां ऐड होगा जहां पे क्या होगा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। तो ऑप्शन ए में चेक करते हैं। ऑप्शन ए में देखो आप जब इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे ठीक है तो हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा हाइड्रोजन मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से वहां ऐड होगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। तो हाइड्रोजन यहां ऐड हो जाएगा और क्लोरीन यहां उड़ा जाएगा और क्लोरीन यहां ऐड हो जाएगा। ऑप्शन बी में चेक करते हैं। इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन एक भी नहीं है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है तो हाइड्रोजन कहाँ पे बाइंड होगा यहाँ पे हाइड्रोजन बाइंड होगा और यहाँ पे क्या बाइंड होगा क्लोरीन बाइंड होगा। इस वाले केस में दोनों जगह संख्या सेम है तो आप कहीं भी बाइंड कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लो यहाँ पे हमने क्या कर दिया Cl को बाइंड कर दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन को बाइंड कर दिया। अब बेटा इसकी नेमिंग करें तो इसकी नेमिंग करोगे तो आप देखोगे इसका नाम क्या होगा 1-क्लोरो 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन और इसका भी नाम वही होगा 1-क्लोरो 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ए से भी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से 1-क्लोरो 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा और बी से भी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से 1-क्लोरो 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ठीक है तो हमारे आंसर क्या होंगे ए और बी दोनों हो जाएंगे, इसलिए राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2,3-dimethyl 2-butene can be prepared by heating which of the following compounds with a strong acid। कह रहा है कि इन चारों में से स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन कराने पे कौन सा ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो 2,3-dimethyl 2-butene देगा। तो ऑप्शन ए चेक करते हैं बेटा। ऑप्शन ए है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो इस पे अगर आप एसिड की रिएक्शन कराओगे तो ये बॉन्ड यहाँ रोटेट होगी और ये प्रोटॉन यहाँ अटैक करेगा तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा CH3 CH3 CH, यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये हो जाएगा CH3। अब देखो बेटा ये क्या है कार्बोकैटायन है और कार्बोकैटायन के पास एक फिनोमेना होता है जिसको हम क्या कहते हैं रीअरेंजमेंट। वो रीअरेंजमेंट के थ्रू क्या होता है लेस स्टेबल कार्बोकैटायन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होना चाहता है। ठीक है अब देखो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है
और ये बगल में 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन सकता है, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे होगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा, और ये जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये कार्बोकैटायन यहां जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो एसिड वाला प्रोटॉन रिएक्शन में यूज हो गया वो एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, और डबल बॉन्ड यहाँ से स्टेबलाइज हो जाएगा, तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 इसकी नेमिंग करें, कहीं से भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4, इसका नाम क्या है, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 2-इन या 2-ब्यूटीन। क्या हमारे क्वेश्चन से मैच कर रहा है? हाँ, इससे अगर हम एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो हमें 2,3 डाइमिथाइल 2-ब्यूटीन ऑब्टेन होगा, तो हमारा आंसर कौन होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन द फॉलोइंग कंपाउंड इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। ये कंपाउंड दिया गया है, इस पे ब्रोमीन FeBr3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यही पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। तो बेटा ये क्या है, ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, मेटाजाइलिन। और जो मेटाजाइलिन है ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये Br2 FeBr3 की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और ब्रोमीन ऐड होगा, लेकिन वो कहां पे ऐड होगा वो ये डिसाइड नहीं करेगा, ब्रोमीन कहां पे ऐड होगा ये डिसाइड इस रिंग पे लगे ग्रुप करेंगे, ठीक है। तो अगर इन दोनों ग्रुपों को ध्यान दो आप, तो ये क्या है, प्लस आर ग्रुप, और ये भी क्या है, प्लस आर ग्रुप, दोनों प्लस आर ग्रुप है। जो प्लस आर ग्रुप होता है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो ये क्या करते हैं, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को या तो आर्थो पे अटैक कराएंगे या तो पैरा पोजीशन पे। तो इस आर ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रोफाइल या तो इस पोजीशन पे अटैक करेगा या इस पोजीशन पे अटैक करेगा या इस पोजीशन पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में आर्थो ये है और पैरा ये। लेकिन अगर हम इस वाले ग्रुप को लेखें तो इसके रेस्पेक्ट में आर्थो ये पोजीशन होगी, ये दोनों पोजीशन आर्थो होगी, और ये वाली पोजीशन क्या होगी, पैरा होगी। तो ओवरऑल चाहे जिस ग्रुप के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बनाओ, तीन ही साइट हैं जहां पे क्या होगा, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो इन तीनों साइटों पे हम प्रोडक्ट बना ले रहे हैं। यहां पे अगर मान लो इस वाले पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो Br यहां ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर इस वाले पोजीशन पे Br अटैक कर रहा है तो Br यहां ऐड हो जाएगा। और अगर इस वाले पोजीशन पे Br एक्ट कर रहा है तो ये Br यहाँ है। तो इन तीन प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है बनने की। अब देखो बेटा, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट, ये दोनों प्रोडक्ट तो सिमिलर हैं, तो ये दोनों तो बनेंगे ही। बात करते हैं इस प्रोडक्ट की कि इसकी स्टेबिलिटी कैसे होगी। तो देखो बेटा, एडजेसेंट कार्बन पे तीन तीन बल्कि ग्रुप हैं, और तीन तीन बल्कि ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे हैं, इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। और रिपल्सन से क्या होगा, इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम होगी। मतलब ये लेस स्टेबल है, ये बहुत कम बनेगा या बिल्कुल नहीं बनेगा। तो मेनली कौन प्रोडक्ट बनेगा, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में देखो आप,
Br इन दोनों बीचों के ग्रुप है, रिपल्सन होगा, ये स्टेबल नहीं है इसलिए ये गलत होगा। इसमें हाँ ठीक है, ये तो बनेगा लेकिन देखो Br फिर इसमें बीच में है तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट वाले ऑप्शन सी में आओ। यहाँ देखो एक प्रोडक्ट Br यहाँ अटैच्ड है, ये सही है, और Br यहाँ अटैच्ड है, ये भी सही है, तो ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, तो हमारा आंसर कौन होगा? सी इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, ये तो बनेगा लेकिन ये देखो ये मेटा पोजीशन पे एक्ट होगा, जबकि ये बिल्कुल गलत है क्योंकि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं आएगा, या तो आर्थो पे आएगा या तो पैरा पे आएगा, तो ये गलत है, तो हमारा आंसर सी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई जेड इन द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। जेड को पूछ रहे हैं कि ये जो रिएक्शन दी गई इसमें जेड क्या। तो देखो बेटा ये एल्कीन है, एल्कीन पे HBr की रिएक्शन करा रहे हैं पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो आपको पता है HBr किस रूल के अकॉर्डिंग ऐड होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये ऐड होगा। और मैं बताया था कि मार्कोनिकॉफ रूल में हाइड्रोजन वहां अटैच होता था जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, लेकिन इस एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में होगा कि हाइड्रोजन उस कार्बन पे अटैच्ड होगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कहां अटैच्ड होगा? इस वाले कार्बन पे अटैच्ड होगा, और Br इस वाले कार्बन पे अटैच्ड होगा, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड, ये CH2 H यहाँ अटैच्ड हो जाएगा, CH2 Br, ये हमारा प्रोडक्ट Y बन गया। अब इस पे हम किसकी रिएक्शन करा रहे हैं? सोडियम इथॉक्साइड की। और अगर आपको याद हो तो एल्किल हैलाइड पे सोडियम इथॉक्साइड की रिएक्शन क्या कहलाती है? विलियमसन सिंथेसिस। और इसमें क्या होता है? इसमें ईथर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो कैसे होगा? सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाएंगे और ये जो है आपका इथॉक्साइड आयन इस वाले कार्बन से अटैच्ड हो जाएगा और स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। OC2H5। अब चेक कर लेते हैं किसमें मैच कर रहा है ये। तो अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे तो 3 ये हो गया, तो फर्स्ट से मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैज सेम हाइब्रिडाइजेशन एज इट्स कंबशन प्रोडक्ट। कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो अपने कंबशन प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के हाइब्रिडाइजेशन के इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन रखता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन डाइस का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp होगा। क्यों? कि 2 बॉन्ड पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 2, तो हाइब्रिडाइजेशन sp। अब इन चारों में चेक कर लेते हैं, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इथेन बनाते हैं, ये हो गया इथेन। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। इथाइन बना लेते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। इथीन बना लेते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। और इथेनॉल बना लेते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। तो sp हाइब्रिडाइज कौन है? इथाइन। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? सेकेंड इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following compounds will not undergo Friedel-Crafts reaction easily। 4 कंपाउंड दिए गए हैं और पूछ रहे हैं कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इजीली नहीं देगा। तो बेटा मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। और जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसकी जो रिएक्टिविटी होती है
वो प्लस आर ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और माइनस आर ग्रुप के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। तो चेक कर लेते हैं इन चारों ऑप्शनों में क्या पूछ रहा है। नॉट अंडरगो मतलब लेस रिएक्टिव पूछ रहा है, इसका मतलब तो यही है। तो अगर जिस कंपाउंड में माइनस आर ग्रुप पाया जाएगा वही लेस रिएक्टिव होगा। तो सबसे बना लेते हैं, चारों ऑप्शनों को बना लेते हैं और चेक कर लेते हैं माइनस आर पावर किस में है। ये हो गया आपका नाइट्रोबेंजीन, ये हो गया टॉल्यूएन, ये हो गया क्यूमीन आपका, और ये हो गया जाइलिन। अब बेटा देखो इन चारों ऑप्शनों में देखो तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये क्या है, माइनस आर ग्रुप है। बाकी सभी क्या है, ये भी प्लस आर है और ये भी प्लस आर है और ये दोनों प्लस आर ग्रुप भी, ठीक है। तो लेस रिएक्टिव कौन होगा, जिसके पास माइनस आर ग्रुप है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन इजिली नहीं देगा, नाइट्रोबेंजीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इजिली नहीं देगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following chemical system is a non-aromatic? चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें पूछ रहे हैं कौन नॉन एरोमेटिक है। तो सबसे पहले बेटा मैं एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए आपको बताया था कि एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए। तो एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या है, सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, प्लेनर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, उनमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, वो साइक्लिक होने चाहिए। चौथी कंडीशन क्या है कि उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जहां n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 के रेंज में आनी चाहिए। ये चार कंडीशन अगर कोई फुलफिल करेगा तो वो एरोमेटिक है। अब सभी ऑप्शनों में चेक कर लेते हैं। देखो क्या ये साइक्लिक है, तो पहली ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई। दूसरा क्या ये प्लेनर है, सबका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। देखो sp2 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 sp2, तो क्या ये प्लेनर है, हाँ प्लेनर भी है। क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, हाँ बेटा कॉन्जुगेशन भी है। और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है और साइक्लिक भी है। तो क्या ये एरोमेटिक है, हाँ बिल्कुल एरोमेटिक है। तो ये एरोमेटिक होगा। बी वाले हम चेक करते हैं। देखो क्या ये साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है। क्या सभी प्लेनर है, बिल्कुल। किसी भी आप कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालो, वो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। चाहे इसका निकालो चाहे इसका, जिसका भी आप हाइब्रिडेशन निकालोगे सबका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, क्या कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल ये पाई बॉन्ड्स में कॉन्जुगेशन है। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, काउंट करो, 2 4 6 8 10, टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो क्या एरोमेटिक होगा, बिल्कुल ये भी एरोमेटिक है। अब इस वाले ऑप्शन में आके चेक करते हैं। सी में देखो आप, ये जो लोन पेयर है सल्फर का, ये इसके कॉन्जुगेशन में होता है। तो क्या ये साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है। प्लेनर है, प्लेनर भी है। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टोटल मतलब रेजोनेंस में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैसे, 2 ये पाई इलेक्ट्रॉन और 2 ये लोन पेयर, तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या है, एरोमेटिक है। अब आते हैं इस वाले ऑप्शन पे। सबसे पहले इसकी प्लेनरिटी चेक करें। देखो ये बेटा क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन ये वाला जो कार्बन है ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और जैसे ही ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुआ, ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो गया। और जब नॉन प्लेनर हो गया तो ये एरोमेटिक कभी नहीं हो सकता, इसलिए जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है वो यही होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट P विल नॉट गिव। कहना है कि इस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट P बन रहा है वो इन चारों टेस्टों में कौन सा टेस्ट नहीं देगा, क्वेश्चन ये है, ठीक है।
तो सबसे पहले बेटा ये इस रिएक्शन को आप पहचानो। एल्काइन पे रिएक्शन करा रहे हैं मर्क्यूरिक आयन की इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और ये रिएक्शन मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस रिएक्शन का नाम क्या है, कुचरोज रिएक्शन। और कुचरोज रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या बनेगा, तो बेटा मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का तरीका बता दे रहा हूँ। जब भी कुचरोज रिएक्शन दी गई हो और आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना हो तो उसके लिए क्या करो आप कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करो। ठीक है, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर लिया, दोनों कार्बनों पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो और इन दोनों में से चेक कर लो कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कौन है। जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है उसको ऑक्सीजन दे दो और जो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है उसको हाइड्रोजन दे दो, डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों कार्बोकैटायनों में देख लो, चाहे इसको चेक करो चाहे इसको चेक करो, दोनों ही केसों में दोनों की स्टेबिलिटी सिमिलर है, तो आप किसी को भी ऑक्सीजन दे सकते हो और किसी को भी हाइड्रोजन दे सकते हो। ठीक है, तो रिएक्शन में मैं क्या कह रहा हूं, इसको ऑक्सीजन दे दे रहा हूं और इसको हाइड्रोजन दे दे रहा हूं, कोई डाउट? ठीक, तो ये हो गया HC, इसको क्या दे दिया हमने, हाइड्रोजन दे दिया, और इधर हमने क्या दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा H3CCHO। जैसे ही कंपाउंड बना, ये क्या है, P प्रोडक्ट है, और ये क्या है, एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड क्या करता है, कौन कौन से टेस्ट देता है आपको पता है? एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देता है, बिल्कुल देगा। ब्रेडी रिएजेंट टेस्ट देता है, ये भी देता है। विक्टर मेयर टेस्ट नहीं, एल्डिहाइड विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देता है। विक्टर मेयर टेस्ट कौन देता है, एल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट देता है, एल्डिहाइड नहीं देता है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट, बिल्कुल ये जो ग्रुप है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट इज, एसिडिक हाइड्रोलिसिस आप एल्कीन करा रहे हैं और मेजर प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, तो ये भी आपको पता है क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। सबसे पहले क्या करेगा, इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है, हाइड्रोनियम आयन है। ये बॉन्ड यहाँ रोटेट होगी, इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा और आपका जो कंपाउंड है वो ये बन जाएगा H3C, और ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपको पता है जब भी रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है तो ये क्या करता है, रीअरेंजमेंट शो करता है, और यहाँ पे क्या होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा। तो जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका न्यू कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, अब इस वाले कार्बोकैटायन पे क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, वाटर है। बेटा जो न्यूक्लियोफाइल होता है इस पे हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कराते हैं, ना कि OH माइनस को। कुछ लोग होते हैं डायरेक्ट OH माइनस को यहाँ पर अटैक करा देंगे, बेटा वो तरीका सही नहीं है। देखो ये कैसे अटैक होता है और क्यों यहाँ पे OH रह जाता है वो मैं भी बता दे रहा हूँ। सबसे पहले ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हमारा स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, C सिंगल बॉन्ड CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH3, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये क्या होगा, ऐसे ऐड हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर क्या किए, कार्बन को दे दिए। अब देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज का होना, ये लेस स्टेबल है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा और स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। यही हमारा प्रोडक्ट होगा। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन ए मिलेगा आपको, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following reagents will be able to distinguish between 1-butene and 2-butene? ये 4 रिएजेंट दिए गए हैं और पूछ रहे हैं 1-ब्यूटाइन और 2-ब्यूटाइन कौन डिस्टिंग्विश करेगा। तो देखो बेटा, आपको पता है जो NaNH2 होता है ये एल्काइन पे तभी रिएक्शन करता है जब उसके पास क्या हो, एसिडिक हाइड्रोजन हो। अगर एल्काइन के पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन देगा। अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो वो ये रिएक्शन नहीं देगा। तो चेक कर लेते हैं। 1-ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर ये होगा और 2-ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर ये होगा। अब बेटा देखो, 1-ब्यूटाइन में तो एसिडिक हाइड्रोजन है तो इससे NaNH2 रिएक्ट करेगा, लेकिन 2-ब्यूटाइन में क्या एसिडिक हाइड्रोजन है, नहीं है, तो ये इससे रिएक्शन नहीं करेगा। तो एक से रिएक्शन करेगा दूसरे से नहीं करेगा, तो हम 1-ब्यूटाइन को 2-ब्यूटाइन के आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट। सोडामाइड है जो 1-ब्यूटाइन से तो रिएक्शन करेगा लेकिन 2-ब्यूटाइन से रिएक्शन नहीं करेगा। तो आंसर कौन सा होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन H। 4 कन्फर्मेशनल आइसोमर दिए गए हैं नॉर्मल ब्यूटेन के और पूछ रहे हैं कि कौन सा मोर स्टेबल होगा। तो देखो बेटा, सभी के स्ट्रक्चर को आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा, इसको अगर ध्यान दो तो इसमें डायहेड्रल एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो ये हो गया क्या आपका गॉच। ये दोनों मिथाइल ग्रुप अपोजिट है तो ये कौन सा हो गया, स्टैगर्ड। ये दोनों मिथाइल ग्रुप एक ही पोजीशन पे हैं, ये क्या हो गया आपका इक्लिप्स्ड। और ये भी क्या होगा, गॉच होगा। अब नॉर्मल ब्यूटेन के स्टेबिलिटी ऑर्डर को देखें तो नॉर्मल ब्यूटेन का जो कन्फर्मेशन होता है उसमें जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होता है वो मोर स्टेबल होता है। उसके बाद क्या आता है, गॉच आता है। उसके बाद क्या आता है, इक्लिप्स्ड। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होगा, फिर उसके बाद गॉच कन्फर्मेशन होगा और सबसे लेस स्टेबल क्या होगा, इक्लिप्स होगा। ठीक है, तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, स्टैगर्ड होगा। और वो कौन सा है, बी ऑप्शन में स्टैगर्ड है। इसलिए हमारा सही आंसर कौन सा होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स कैन बी कन्वर्टेड टू मिक्सचर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन बाय। क्वेश्चन ये कह रहा है कि लिक्विड हाइड्रोकार्बन को हम मिक्सचर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखो बेटा, जो लिक्विड हाइड्रोकार्बन होता है ये बिगर हाइड्रोकार्बन होते हैं और जो गैसियस हाइड्रोकार्बन होता है ये क्या होते हैं, स्मॉलर हाइड्रोकार्बन होते हैं। मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बिगर हाइड्रोकार्बन से हम स्मॉलर हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं। तो देखो, बिगर हाइड्रोकार्बन से स्मॉलर हाइड्रोकार्बन बनाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रैकिंग या फिर पायरोलिसिस। और इसमें जो रिएजेंट है वो यूज होता है आपका Al2O3, Cr2O3, SiO2 in the presence of high temperature and high pressure। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, B is the right answer। Next question, the reaction of toluene with chlorine in the presence of FeCl3 give X and reaction in the presence of light give Y, thus X and Y are। क्वेश्चन ये है कि टॉल्विन है, इस पे अगर हम क्लोरीन की रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, और इसी पे अगर हम क्लोरीन की रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो बेटा,
अगर टॉल्यूइन की रिएक्शन क्लोरीन के प्रेजेंस में लुईस एसिड के प्रेजेंस में कराएंगे तो ये देगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब आपको पता है कि ये क्या है, प्लस आर ग्रुप है, तो क्लोरीन या तो आर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या तो पैरा पोजीशन पे, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आर्थो पोजीशन पे क्लोरीन अटैक करेगा तो आर्थो क्लोरोटॉल्यूइन, और अगर पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा तो पैरा क्लोरोटॉल्यूइन, ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब आते हैं कि अगर क्लोरीन और सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो, जब क्लोरीन सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म एक्ट करेगा, और जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो रिंग पे ना होके इस वाले कार्बन पे होगा। जितने भी हाइड्रोजन हैं यहाँ पे वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा क्लोरीन द्वारा रिप्लेस्ड हो जाएंगे। तो यहाँ स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन क्लोरीन द्वारा रिप्लेस होके ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इसका नेमिंग करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम ट्राइक्लोरो मिथाइल बेंजीन, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है X इक्वल टू बेंजीन क्लोराइड, गलत। ऑप्शन बी X इक्वल टू मेटाक्लोरोटॉल्यूइन, मेटाक्लोरोटॉल्यूइन नहीं बनेगा, या तो आर्थो बनेगा या तो पैरा बनेगा, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी X बराबर आर्थो एंड पैरा क्लोरोटॉल्यूइन, बिल्कुल X क्या होगा, आर्थो एंड पैरा क्लोरोटॉल्यूइन, तो ये भी सही है। Y क्या होगा, ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन, ये भी सही है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सेट ऑफ रिएक्शंस इथाइल बेंजीन यील्ड्स अ प्रोडक्ट D। मतलब ये रिएक्शन कराते जा रहे हैं कि ये इथाइल बेंजीन है, सबसे पहले उस पे KMnO4KOH की रिएक्शन कराया तो B बना, फिर इस पे क्या किया Br2 FeCl3 की रिएक्शन कराया तो C बना, और उसके बाद फिर क्या कराया, इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो D बना। तो पूछ रहे हैं प्रोडक्ट D क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखो बेटा, जब इथाइल बेंजीन की रिएक्शन हम KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस कराते हैं तो ये पूरा ग्रुप रिप्लेस हो जाता है और यहाँ पे COOH ग्रुप ऐड हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो B बनेगा वो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, अब इस पे आप किसकी रिएक्शन कराओगे, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो आपको पता है क्या करेगा, ये कौन सी रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, Br क्या करेगा, इस रिंग पे अटैक करेगा और H को रिप्लेस करके खुद ही ऐड हो जाएगा। लेकिन Br कहां अटैक करेगा, वो इस रिंग पे लगा ग्रुप बताएगा। तो ये कौन सा ग्रुप है COOH, ये आपका ग्रुप है -R ग्रुप, और -R ग्रुप क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो ये क्या करेगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो जो ब्रोमीन है आपका इसके मेटा पोजीशन पे एक्ट करेगा। तो इसकी मेटा पोजीशन ये है या तो ये है, इन दोनों में से कहीं भी अटैक करा दो आप। मैंने इसकी मेटा पोजीशन पे एक्ट कराया और ये स्ट्रक्चर बन गया। Br। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा B है और ये हमारा C बन गया। अब इस पे क्या करा रहे हैं, इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। और ये जो रिएक्शन होती है, ये बेंजोइक एसिड की रिएक्शन इथाइल अल्कोहल से कराना, यह एग्जांपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू एडिशन एलिमिनेशन। इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस वाले इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है इस पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसको ओपन करेगा, फिर ये बॉन्ड क्लोज होगा और ये ग्रुप लीव कर जाएगा और अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा।
और यही हमारा क्या है, डी है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेक करेंगे तो आपको आंसर कौन सा मिलेगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following conformers for ethylene glycol is most stable? ये कन्फॉर्मर्स दिए गए हैं और पूछ रहे हैं कि कौन सा मोस्ट स्टेबल होगा। तो बेटा सभी के नेमिंग कर लेते हैं। ये कौन सा आपका है, ये कौन है, स्टैगर्ड है, क्योंकि क्या है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो ये स्टैगर्ड हो गया। ये क्या होगा, इक्लिप्स्ड। ये क्या है, ये गॉच है, और ये भी क्या है, ये भी गॉच। ठीक है, आपको मैंने बताया होगा कि सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होता है, स्टैगर्ड होता है, फिर उसके बाद गॉच होता है और वो इक्लिप्स होता है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, इसको ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, पर बेटा इस रिएक्शन में ये स्टेबल नहीं होता है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे क्या होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से ये जो मॉलिक्यूल होता है ये मोर स्टेबल होता है। तो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, डी इज द मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। तो हमारा आंसर होगा डी। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 18 टू ऑनवर्ड्स डिस्कस किए, और आज हमारा हाइड्रोकार्बन चैप्टर के पिछले 10 साल के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर को मैं डिस्कस करूंगा और उसके आए हुए पिछले 10 साल के क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराऊंगा। तो बच्चों प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। थैंक यू।